हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी लर्नर पॉइंट। आज अपने बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 रीड करेंगे, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। आपको याद हो अपने लेसन नंबर 1 में जीव जगत में विविधता और किंगडम, फाइलम, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, क्लास, इन सब के बारे में रीड आउट कर चुकी हैं। तो आज वो जीव जगत है, उनका क्लासिफिकेशन, उसको डिटेल में अपने रीड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो यहाँ कुछ की पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, फंजाई किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, प्लांटी किंगडम, एनिमिलिया किंगडम, वायरस, विरोइड और लाइकेन। ये नीट, पीजीटी, टीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लासेस हैं। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं जीव जगत का वर्गीकरण। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने संजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकता पर आधारित थे। देखो, स्टार्टिंग किसी की भी हो, चाहे कोई क्लासिफिकेशन कर रहा है या कोई भी डिस्कवरी वगैरह हो रही है, तो नॉर्मल अपने क्या है, सीधे साइंटिफिक मेथड पे नहीं आ जाते, थोड़ी सी अपने विवेक का यूज़ करते हैं कि हाँ वहाँ ऐसा था और अब ऐसा है। तो स्टार्टिंग में अपने कोई भी वैज्ञानिक मानदंड नहीं थे वर्गीकरण के, बस अपनी बुद्धि पर आधारित हमने क्या कर लिया, बना लिया इनका क्लासिफिकेशन। इन प्रयासों के जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। तो यहाँ पर एक पॉइंट आया है जिसे आपको नोट करना है या अंडरलाइन करना है मेरे साथ। इन प्रयासों में, ये वाली लाइन, इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। तो कोई क्वेश्चन कर ले कि जीव जगत का वर्गीकरण का जो वैज्ञानिक मानदंड दिया था वो सबसे पहले किसने दिया था? हमारे अरस्तु भाई साहब ने। किसने दिया था? हमारे अरस्तु भाई साहब ने। उन्होंने पादपों को सरल आकार की लक्षणों पर वृक्ष, झाड़ी और शाख में वर्गीकृत किया। किसमें वर्गीकृत किया था उन्होंने? शाख। ये लाइन अंडरलाइन कीजिए आप कि उन्होंने पादपों को सरल आकार की लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाख में वर्गीकृत किया। प्लांट्स को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया। उनके 3 पॉइंट कौन कौन से थे? एक तो होते हैं हर्ब, एक होते हैं शरब और एक क्या होते हैं? ट्री। जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया। तो अपने थोड़ा सा ये जो पैरा है उसे अपने दोबारा देखते हैं कि इसके अंदर क्या पॉइंट है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि जीव जगत का वैज्ञानिक मापदंड या वैज्ञानिक मानदंड किसने दिया था? तो अरस्तु ने दिया था। उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन कर दिया, एक एनिमल्स और एक प्लांट। हाँ जी सही है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स के अंदर हर्ब, शरब, ट्री। ये तो मेरे हिसाब से आपको पता होगा कि छोटी छोटी शाख होती हैं, फिर उनसे छोटे थोड़े से लंबे पौधे होते हैं, उन्हें अपने झाड़ी बोलते हैं, और जो सबसे लंबे होते हैं उन्हें अपने वृक्ष बोलते हैं या ट्री बोलते हैं। तो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन उन्होंने किया हर्ब, शरब, ट्री। वैसे ही एनिमल्स में उन्होंने देखा कि जिनके अंदर आरबीसी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि आरबीसी की उपस्थिति है या नहीं है, उस बेस पे 2 टाइप के एनिमल कर दिए भी, एक में आरबीसी प्रेजेंट होगी और दूसरे में क्या होगी? एब्सेंट होगी। तो ये यहाँ पे ये वाला अरस्तु से पैरा, जो लास्ट की 3 लाइनें इस पैरे के अंदर, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलो आगे चलते हैं अपने। लीनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी। आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, द्विपद्धति किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। वैसे ही यहाँ पे अभी लीनियस का नाम फिर आ गया है। लीनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी, जिनमें उन्होंने क्रमशः प्लांटी पादप एवं एनिमिलिया प्राणी जगत में वर्गीकृत किया। तो लीनियस ने
कैरोलस लीनियस ने क्या किया था? द्विपद्धति तो दी थी, एक जीनस होती है और एक स्पीसीज होती है। वैसे उन्होंने क्या दिया था? एक द्विजगत पद्धति, जिसमें दो जगत होते हैं, एक प्लांटी जगत होता है और एक क्या होता है? एनिमेलिया जगत। तो एनिमेलिया और प्लांटी वर्ड क्लासिफिकेशन वाला किसके अंडर में आएगा? लीनियस वाला। अरस्तु ने क्या किया? प्लांट्स को तो हर्ब शर्ब ट्री में बांट दिया था और एनिमल्स को उसमें आरबीसी की प्रेजेंस और एब्सेंट के बेस पर 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन किया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय तथा प्रकाश संश्लेषित कौन होते हैं? हरित शैवाल भी बोलते हैं जिन्हें, अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। तो ये इनकी कोई डिसएडवांटेज है किनकी? द्विजगत पद्धति की। कौन कौन सी हैं? तो ये चीज़ आपको याद करनी है। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक, हमें क्लासिफिकेशन तो कर लिया, अभी एक प्लांट होते हैं और एक एनिमल होते हैं, यहाँ तक बात ठीक है। पर कौन से यूकैरियोटिक सेल में रखें, किनको प्रोकैरियोटिक सेल में रखें, किनको अपने एक कोशिकीय माने, किनको अपने बहुकोशिकीय माने, किन में पता लगाएं कि ये अपना जो फूड है वो स्वयं बना सकते हैं, किन में पता लगाएं कि ये फूड अपने आप नहीं बना सकते। तो इनके अंदर विभेद करना क्या हो गया था? थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो द्विजगत पद्धति की कुछ कमियां हैं या कुछ क्या है? सीमाएं हैं, तो वो नोट करनी है आपको। एक तो क्या है कि हमें नहीं पता चला कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डिवाइडेशन कैसे करें। मेरे हिसाब से यदि आप पीजीटी टीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का जरूर मतलब पता होगा। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? एक प्रिमिटिव सेल होती है जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो साइटोप्लाज्म के अंदर ही ना सब बिखरा बिखरा मटेरियल होगा, वो किस में आएगा? प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? जो एकदम परफेक्ट सेल होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाहर डबल मेम्ब्रेन में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, सबका डिवाइडेशन हमें ईजिली दिखाई देता है। तो इनके बारे में कौन नहीं बता पाए? अपने कैरोलस लीनियस का द्विजगत पद्धति में हमें नहीं पता चला कि कौन से यूकैरियोटिक सेल में रखें और कौन से हम प्रोकैरियोटिक सेल में रखें, किन्हें हम एक कोशिकीय माने। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो यूनिसेलुलर ही अपना लाइफ टाइम क्या करते हैं? स्पेन करते हैं। तो हमें ये भी नहीं पता चला कि हमें किन्हें एक कोशिकीय में रखना चाहिए और किन्हें बहुकोशिकीय में रखना चाहिए। कौन से प्रकाश संश्लेषी हैं और कौन से अप्रकाश संश्लेषी हैं। तो प्रकाश संश्लेषी के ब्रैकेट में हरित शैवाल लिखा हुआ है, यानी कि शैवाल के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और अप्रकाश संश्लेषी के ब्रैकेट में क्या लिखा है? कवक। कवक क्या होती है? फंजाई, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सीमाएं बता दी। द्विजगत पद्धति कैरोलस लीनियस ने दी, प्लांटी एनिमिलिया के अंदर डिवाइडेशन किया। अरस्तु पहले बंदे थे जिन्होंने वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर क्लासिफिकेशन किया और इनके क्लासिफिकेशन का बेस क्या था? सरल आकार की, क्या था? सरल आकार की लक्षणों के आधार पर इन्होंने किस में डिवाइडेशन किया? हर्ब शर्ब ट्री और एनिमल्स को डिवाइडेशन किया आरबीसी की प्रेजेंस और एब्सेंट में। आओ आगे चलते हैं अपने। आगे क्या है? पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। बिल्कुल सही बात है। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधि एवं विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अंडरलाइन करो ये लाइनें, यहाँ से लेकर इस पैरे में क्या क्या लिखा है मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि ठीक है, अपनी द्विजगत पद्धति पहले अपना ली कि एक प्लांटी होते हैं, एक एनिमिलिया होती है, एक कैरोलस लीनियस ने दी थी, अच्छे से चल रहा था काम।
बाद में क्या इसकी कुछ सीमाएं आई भी, यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती हैं, एक कोशिकीय सेल, बहुकोशिकीय सेल, प्रकाश संश्लेषी, अप्रकाश संश्लेषी को कहाँ रखें, किस में रखें, प्लांटी में रखें, एनीमिलिया में रखें, क्या कुछ करें नहीं समझ आ रहा था। उसके बावजूद भी कुछ आवश्यकताएं हमें महसूस हुई, जैसे कि वर्गीकरण के लिए अकारकी के साथ साथ कोशिका संरचना, क्या याद रखना आपको, कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, प्लीज इसे अंडरलाइन करो, पोषण की विधि भी, कोई स्वपोषी है या परपोषी है, आवास, कोई जल में रहता है कोई स्थल में, उनके प्रजनन की विधि कैसी है, उनके विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस हुई कि हम ऐसा क्लासिफिकेशन तैयार करें जिससे हमें सभी कुछ एकदम से पता लग जाए। अच्छा ये प्लांट है, ये एनिमल है, इसकी कोशिका स्ट्रक्चर ऐसी है, इसकी सेल वॉल ऐसी है, इसके खाने का तरीका ये, रहने का तरीका ये, जनन करने का तरीका ये, पुराने पूर्वज ऐसे थे और नए ऐसे हैं। यानी कि ये सारी बातें फटाफट हमारे दिमाग में क्या है, क्लियर हो जानी चाहिए। हमें ऐसे क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है जो कैरोलस लीनियस का द्विजगत पद्धति ऐसा काम नहीं कर सकी। अतः समय के साथ साथ जीवों के या संजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं। परिवर्तन नियम है भाई प्रकृति का, आएंगे परिवर्तन तो। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों, जिनमें सम्मिलित समूहों जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, सदा ही समाविष्ट रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की व्याख्या एवं उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों के साथ या अलग अलग व्याख्या की गई है। तो इस पैरे में तो कुछ ज़्यादा नहीं है, ऊपर वाले के अंदर क्या क्या सीमाएं थी, क्या क्या हमें आवश्यकताएं महसूस हुई, किसने क्या दिया, ये सब याद करना है और मैंने इसको अच्छे से आपको बता दिया। उसके बाद ठीक है, यहाँ द्विजगत हो गया, ऊपर क्या हो गया, सरल आकार की लक्षणों के आधार पर क्लासिफिकेशन हो गया। अब अपने आगे करते हैं 5 जीव जगत के लक्षण। इसको करने से पहले ये वाला पैरा पढ़ो। आओ, सन 1969 में, कब, सन 1969 में, नीट में भाई सन भी आ सकता है मैच करने में। दोबारा मेरे साथ बोलो, सन 1969 में R.H. विहेक्टर, किसने, R.H. विहेक्टर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की है। छोटे मोटे कंपटीशन एग्जाम होते हैं, छोटे मोटे का मतलब है 4th ग्रेड 3rd ग्रेड, इनके अंदर तो डायरेक्ट, जहाँ साइंस होती है वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, R.H. विहेक्टर ने। किसने दिया था, R.H. विहेक्टर ने। तो 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति 1969 में R.H. विहेक्टर के द्वारा दी गई थी। ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये सिर्फ पीजीटी टीजीटी की लाइन नहीं है, जहाँ जनरल साइंस आएगी वहाँ ये वर्ड आता जाता रहता है। मेरे हिसाब से आपने अंडरलाइन कर लिया होगा। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम क्या क्या थे, क्या क्या नाम थे, मोनेरा, क्या नाम था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, क्या नाम था, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। मेरे साथ साथ बोलो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ये 5 जगत, तो 1 2 3 4 5, 5 जगत से 5 जगत वर्गीकरण बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। किसने दिया था, R.H. विहेक्टर ने। कब दिया, सन 1969 के अंदर। कोशिका संरचना, देखो जो कोई भी चीज़ है ना, आगे जब आएगी, जैसे द्विजगत से आगे 5 जगत में आगे आपको 3 जगत 4 जगत ये भी आए थे, एनसीईआरटी में नहीं लिखे हुए तो अपने नहीं रीड कर रहे हैं। जब भी कोई चीज़ आगे को बढ़ेगी ना, तब उसके अंदर जो पीछे वाली सीमाएं हैं वो क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। जैसे वहाँ पे सीमाएं थी कि अपने को क्या है, 2 पार्ट में डिवाइडेशन तो हो गया है लीनियस के अकॉर्डिंग, एक प्लांटी बना लिया और एक एनिमिलिया बना लिया। पर हुआ क्या, हमें ये नहीं पता लग रहा कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, हमें ये नहीं पता चल रहा था कि शारीरिक संरचना कैसी है, हमें ये नहीं पता चल रहा था कि पोषण की प्रक्रिया क्या है, हमें ये नहीं पता लग रहा था कि वो प्रजनन कैसे करते हैं, हमें ये नहीं पता लगा कि जातिवर्तीय संबंध
उनके कैसे थे, उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। तो ये तो किनके मानदंड थे, RH विहेक्टर के। पर हमें जो अपने कैरोलस लीनियस भाई साहब के अंदर ये क्या मिली थी, सीमाएं। तो जो उनकी सीमाएं थी वो इनके क्या थे भाई, गुण थे। ठीक है, कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जातिवर्तीय संबंध, जिसे विकासीय संबंध भी अभी बोला था, उनके वर्गीकरण की पद्धति के मानदंड थे। तो कितने मानदंड हो गए, कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन और जातिवर्तीय संबंध। तो ये 5 कैरेक्टर कहाँ से लाए हो आप, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विहेक्टर, सन कौन सा था, 1969 के अंदर। तो 5 5 5 से सब कुछ याद रह जाएगा। 5 जगत वर्गीकरण, 5 कौन से थे जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। देन कैरेक्टर कौन कौन से लिए उन्होंने, कोशिका संरचना, क्या ली, कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन, जातिवर्तीय संबंध। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब अपने तालिका को देखते हैं। तालिका 2.1 में इन सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों का एक तुलनात्मक विवरण दिया गया है। तो अपने अभी तालिका जो अपने RH विहेक्टर भाई साहब ने दिया है उसको थोड़ा देख लेते हैं। 5 जगत के अंदर कौन कौन से जगत बताए थे भाई उन्होंने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। उन्होंने क्या क्या लक्षण लिए थे, अभी बताए थे, अपने कोशिका का प्रकार लिया था। क्या लिया था उन्होंने, कोशिका प्रकार लिया था, कोशिका प्रकार लिया सबसे पहले उन्होंने। कोशिका प्रकार के अंदर उन्होंने बताया कि मोनेरा के अंदर जितनी भी जीव आएंगे वो कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के होंगे। कैसे होंगे वो, प्रोकैरियोटिक सेल के होंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है सिर्फ मोनेरा के अंदर ही प्रोकैरियोटिक सेल हैं, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इन सब के अंदर कैसी सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल होती हैं। तो यूकैरियोटिक सेल की शुरुआत देखें तो कहाँ से हुई है, यूकैरियोटिक सेल की शुरुआत देखें तो कहाँ से हुई है, प्रोटिस्टा से। कहाँ से हुई है, प्रोटिस्टा से। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्रॉपर यूकैरियोटिक सेल कौन से किंगडम में आई थी, तो प्रोटिस्टा में आई थी। कौन से में आई थी, प्रोटिस्टा में आई थी। आगे चलो, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति से एग्जाम में क्वेश्चन आते जाते रहते हैं। कोशिका भित्ति के अंदर अपने को क्या याद रखना है कि मोनेरा के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है, मोनेरा के अंदर कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज रहित होती है। सेलुलोज तो आप समझते होंगे, एक टाइप का पॉलीसैकेराइड होता है जिसकी छोटी छोटी यूनिट्स होती है, वो ग्लूकोज से बनी होती हैं। तो इसके अंदर सेलुलोज रहित कोशिका भित्ति होती है, बहु शर्कोइड प्लस में अमीनो एसिड की बनी होती हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि सेलुलोज रहित, एक तो होता है सहित, एक होता है रहित। रहित का मतलब नहीं है, सेलुलोज नहीं है, प्लस में अमीनो एसिड की क्या बनी है, सेल वॉल, वो किसके अंदर आएगी, अपने मोनेरा के अंदर। किस में आएगी, अपने मोनेरा के अंदर। तो सेलुलोज रहित बहुसैकेराइड प्लस में अमीनो एसिड जैसी सेल वॉल किसके अंदर होती है, मोनेरा के अंदर होती है। जितनी बार सुनोगे, जितनी बार खुद बोलोगे, उतनी बार ये चीज़ें क्या होंगी, याद होंगी, और इनका कोई भी तरीका नहीं है। सेकंड देखो, प्रोटिस्टा के अंदर अपने बात करें कोशिका भित्ति की, तो यहाँ पे कोशिका भित्ति कैसी होती है, कुछ में तो उपस्थित होती है सेल वॉल और कुछ में एब्सेंट होती है। तो ये भी अच्छी बात है। प्रोटिस्टा के जो जितनी भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सेल कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है, प्लस में कईयों में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कईयों में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। देन अपनी बात करते हैं फंजाई की। फंजाई की बात करें तो उनकी कोशिका भित्ति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। फंजाई की कोशिका भित्ति में उपस्थित सेलुलोज रहित काइटिन युक्त होता है। सेलुलोज यहाँ तक नहीं आया, आपको पता है प्लांट से
रिलेट करते हैं अपने सेलुलोज, क्योंकि उसकी सेल वॉल के अंदर होता है, तो सेलुलोज वहाँ आया था। उससे पहले याद रखना कहीं भी आपने सेलुलोज को नहीं लगाना भी, हाँ सेलुलोज यहाँ था। यहाँ तो सेलुलोज रहित प्लस में अमीनो एसिड, यहाँ कुछ में होगी कुछ में नहीं होगी। और फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया और बहुत बार आगे आएगा। कोशिका भित्ति प्लांटी के अंदर, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है कि नहीं होती है? इसीलिए तो प्लांट और एनिमल के अंदर यही तो फ़र्क है कि एनिमल की सेल वॉल, एनिमल की जो सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं होती, बट प्लांट की जो सेल वॉल होती है ना उसमें प्लांट के अंदर जो सेल होती है ना उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद अपने बात करते हैं एनीमेलिया। इनके अंदर कोशिका भित्ति क्या होती है? एब्सेंट होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? एब्सेंट होती है। आगे चलते अपने केंद्रक की बात करते हैं। तो मोनेरा के अंदर देखो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो यहाँ पे केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के ऊपर मैंने बताया ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो क्या होती है? केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो ये करैक्टर अपने को पता ही है कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती। अब यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल आ गई सब में, तो इनके अंदर क्या होगी? प्रेजेंट होगी। कौन? केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। उसके बाद अपने बात करते हैं इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की। किसकी बात करते हैं? बॉडी स्ट्रक्चर की। तो ये कैसे होते हैं? कोशिकीय, ये भी कोशिकीय। ये का मतलब मोनेरा और प्रोटिस्टा होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। उसके बाद फंजाई से ये क्या होने लग जाती हैं? सेल्स थोड़ी इकट्ठी होने लग जाती हैं, उसे अपने क्या बोलते हैं? बहुकोशिक या अदृढ़ ऊतक। प्लांटी के अंदर आपको पता होगा यहाँ पे टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है, ऑर्गन टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होता है। टिश्यू क्या होते हैं? जिनके अंदर क्या होती है? सेल्स ऑफ ग्रुप। सेल्स का जो ग्रुप होता है उसे अपने क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो प्लांटी के अंदर टिश्यू अंग उत्तक तंत्र प्रेजेंट होता है। उसके बाद एनीमिलिया के अंदर बात करें तो यहाँ पर जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? इसमें टिश्यू भी होते हैं, अंग भी होते हैं और ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं। अपने सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम है कि नहीं है? एक्सक्रीटरी है, ये सारे क्या हैं? डाइजेस्टिव, ये ऑर्गेनिक, ये क्या है? अपने अंग तंत्र हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे पढ़ते हैं पोषण की विधि। मोनेरा के अंदर जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो स्वपोषी तथा परपोषी दोनों होती हैं। स्वपोषी में अपना जो भी वो फूड है उसकी फॉर्मेशन करती हैं रसायन संश्लेषी। किससे करते हैं? रसायन संश्लेषी, केमिकल मटेरियल से अपने फूड की फॉर्मेशन की जाती है। और कई बार वो क्या, प्रकाश संश्लेषी भी होती है। केमिकल और फोटो दोनों तरीके से क्या करते हैं? स्वपोषण करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तथा कुछ जो होते हैं मोनेरा के अंदर रखे जाते हैं बेटा बैक्टीरिया। क्या रखा जाता है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कुछ स्वपोषी जिसमें रसायन या प्रकाश संश्लेषी, कुछ होते हैं परपोषी। कैसे होते हैं? परपोषी। परपोषी का मतलब होते हैं जो दूसरों से फूड लेते हैं। इसके अंदर हो सकता है वो कैसे हो मर्तपोषी भी हो और हो सकता है वो परजीवी भी हो, यानी कि किसी के ऊपर भी रह सकते हैं और सड़ी गली पदार्थ से मटेरियल लेके और फूड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यदि सीधी सीधी मोटी मोटी बात कही जाए तो मोनेरा के अंदर अपने को क्या याद रखना है? पोषण की विधि स्वपोषी और परपोषी दोनों होती है। ठीक है। उसके बाद प्रोटिस्टा के अंदर क्या होता है? स्वपोषी। प्रोटिस्टा के अंदर क्या होता है? स्वपोषी, वो भी प्रकाश संश्लेषी। और कई क्या होते हैं? स्वपोषी और कई क्या होते हैं? परपोषी। स्वपोषी और परपोषी वाला करैक्टर किसका है? प्रोटिस्टा का।
और जो मोनेरा भाई साहब हैं उनके अंदर आपको क्या याद रखना है, मोनेरा के अंदर आपको याद रखना है कि इनका स्वपोषी के अंदर मेथड होगा रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी। यहाँ पे जो मैंने रसायन वाली बात की है ना, रसायन वाली, वो किसके अंदर आती है, मोनेरा के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, मोनेरा के अंदर। और प्रोटिस्टा के अंदर ये क्या हो जाती है, प्रकाश संश्लेषी। तो ये कीमो वाला जो केमिकल वाला करैक्टर होता है वो किन के पास होता है, मोनेरा के पास। केमिकल वाला और फोटो वाला तो चलो आगे भी आएगा, पर केमिकल वाला करैक्टर होगा वो किन के पास आएगा, मोनेरा वालों के पास आएगा। पोषण की विधि का अगला टाइप है कौन सा, फंजाई। फंजाई आप सभी को मेरे हिसाब से पता होगा, वो परपोषी होती है। कैसी होती है, परपोषी होती है। परपोषी में वो मर्तपोषी भी हो सकती है, यानी कि सड़े गले पदार्थ से भी भोजन ले सकती है, और परजीवी भी हो सकती है, किसी के ऊपर निर्भर भी हो सकती है। उसके बाद अपने प्लांटी फूड अपने आप बनाते हैं प्लांट्स, तो इसको समझाने की तो लोड ही नहीं है। ये सब पोषी होते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपने फूड की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद अपने क्या आगे, एनीमिलिया। क्या आगे अपने, एनीमिलिया। एनीमिलिया का क्या करैक्टर है कि ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। क्या होते हैं, परपोषी, यानी कि ये भी देखा जाए तो किसी के ऊपर निर्भर ही होते हैं। यानी कि इसमें प्राणी समभोजी, प्राणी पर निर्भर, मर्तपोषी सड़ी गली पदार्थों पर निर्भर, तो ये किसके करैक्टर होते हैं, एनीमिलिया के। उसके बाद अपने बात करते हैं प्रजनन की। प्रजनन की विधि क्या क्या होती है। जो मोनेरा होते हैं उनके अंदर होता है कॉन्जुगेशन। क्या होता है उनके अंदर, कॉन्जुगेशन। दो बैक्टीरिया आपस में आते हैं और जुड़ते हैं और कॉन्जुगेट होकर एक नए बैक्टीरिया की फॉर्मेशन करते हैं। इसको आगे अपने डीपली समझेंगे। उसके बाद कॉन्जुगेशन के बाद प्रोटिस्टा में क्या बनने लग जाएंगे, गैमीट, यानी कि युग्मक संलयन एवं संयुग्मन हो जाएगा। जो गैमीट बनते हैं उनका क्या कराना है, आपको संलयन करवाना है, उनको आपस में जोड़ना है। और संयुग्मन यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है, पर यहाँ पे गैमीट की फॉर्मेशन होने लगी है या गैमीट का संलयन होने लगा है। और आगे चले जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन। तो मुझे नहीं लगता आपको इस 2.1 तालिका के अंदर कोई दिक्कत है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनीमिलिया। इसके अंदर कोशिका प्रकार एक मोनेरा में प्रोकैरियोटिव है, बाकी सब में क्या है, यूकैरियोटिव है। कोशिका भित्ति पहले वाले में तो सेलुलोज रहित प्लस में अमीनो एसिड, प्रोकैरियोटिव के अंदर आपको याद रखना है सेलुलोज रहित प्लस में अमीनो एसिड। यूकैरियोटिव में कईयों में सेल वॉल हो सकती है, कईयों में नहीं हो सकती। फंजाई के अंदर सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, प्लांटी के अंदर सेलुलोज की होती है और एनीमिलिया में एब्सेंट होती है। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिव के अंदर ही होती है, प्रोकैरियोटिव में होती नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टार्टिंग वाले में एब्सेंट, बाकी सब में प्रेजेंट है। उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टार्टिंग के जो दो हैं वो कैसे होंगे, यूनिसेलुलर, और बाद में धीरे धीरे ये मल्टी सेलुलर, देन टिश्यू से आगे अपने ऑर्गन सिस्टम पे पहुंच जाएंगे। स्टार्टिंग में पोषण विधि कैसी होगी, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी में दोनों मेथड, चाहे केमिकल हो चाहे फोटो हो। परपोषी में भी दोनों मेथड, मर्तपोषी हो चाहे परजीवी हो। प्रोटिस्टा में अपने यहाँ पे जो केमिकल मेथड है उसको हटा देंगे, बाकी सेम है। फंजाई के अंदर अपने क्या है, स्वपोषी करैक्टर को हटा देंगे। प्लांटी के अंदर क्या अपने स्वपोषी को लेके आएंगे, प्लांट्स का आपको वैसे भी याद रहता है। और एनीमिलिया अपने क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। प्रजनन की विधि स्टार्टिंग में कॉन्जुगेशन, प्रोटिस्टा में कॉन्जुगेशन के साथ युग्मक संलयन आ जाता है, और बाकी सब के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन वाली कंडीशन। अब अपने आगे पढ़ते हैं। अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं अवधारणाओं पर विचार करेंगे जिससे वर्गीकरण की ये पद्धति प्रभावित है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। देखो स्टार्टिंग के अंदर मैं दोबारा पढ़ती हूँ इस लाइन को। इससे पहले के वर्गीकरण के अंतर्गत बैक्टीरिया, फंजाई, मोस, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रख दिया। अब कहाँ फंजाई और कहाँ प्लांट,
इकट्ठा ही कर दिया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में सेल वॉल की उपस्थिति रहना एक समानता थी कि बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होती है, ब्लू ग्रीन के अंदर भी, फंजाई में, मोस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसलिए इनको किसके अंदर डाल दें, प्लांट्स के अंदर डाल दें। जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई हैं, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था तथा सारे यूकैरियोटिक जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया। इसको भी आगे अपने समझाते हैं। अतः एक षट जगत, षट का मतलब क्या होता है, 6 जगत, वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित की गई थी। तो डिवाइडेशन कर दिया 3-3 का, तो अपने आप ही बन गए षट। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, तो ज़्यादा पढ़ने की लोड़ नहीं है। यहाँ अपने को प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, अंडरलाइन करो, ब्लू ग्रीन एल्गी को ही क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, इकट्ठी कर, जैसे क्लेमाइडोमोनास व स्पायरोगायरा शवाल। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें आई हैं आपके पास कि एक तो सेल वॉल की प्रेजेंस पे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मोस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको कहाँ रख दिया गया, प्लांट्स में रख दिया गया, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे, फिर भी इकट्ठा कर दिया। जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियाँ, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, ये अपने को नहीं करनी, ये बड़ी क्लासों में आएंगी। कहाँ आएंगी, बड़ी क्लासों में। बस आपको ये याद रखना है कि जैसे 5 किंगडम होता है ना, वैसा क्या होता है, एक 6 किंगडम भी होता है। इस पद्धति के विषय में विस्तार से अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। पहले इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास व स्पायरोगायरा शवाल। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषी का हरित पादप जैसे स्वपोषी के बीच में भी विभेद नहीं किया गया, जबकि कवकों की सेल वॉल काइटिन की और हरित पादपों की सेलुलोज की बनी होती है। अभी पढ़ के आए हैं अपने। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर रखा गया। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिक जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा था। अभी पढ़ के आए ये भी। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शवाल में रखा गया था, पैरामीशियम एवं अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया। ये बातें पुरानी बता रहे हैं कि हमने पहले इतनी गलतियां कर दी थी, अब सारा कुछ सेट करके आपको हमने दे दिया। तो ये सिर्फ रीड आउट करना है कि पहले क्या कर दिया था और अब अपने देखो कितना चेंज आ गया। पैरामीशियम एवं अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था, के एक साथ ही रख दिया गया। लो, अमीबा और पैरामीशियम को, जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ऐसे वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं चेंज बिल्कुल हो सकते हैं, जो लक्षणों तथा विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगी। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया जो न सिर्फ आकार की, कायक एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जातिवर्तीय और विकासीय संबंधों पर आधारित हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितनी को उतनी कम। समय के साथ साथ, ये लाइन यहाँ से लेकर, समय के साथ साथ एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न सिर्फ आकार की, कायक एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जातिवर्तीय और विकासीय संबंधों पर भी आधारित हो। इस अध्याय में हम विएक्टर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे।
प्लांटी एवं एनिमिलिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में क्रमशः प्लांट एंड एनिमल कहते हैं, की चर्चा अगले 2 चैप्टर में करेंगे। तो अपना तीसरा चैप्टर वो प्लांट से रिलेटेड है और 4th चैप्टर वो अपना एनिमल से रिलेटेड है, फिर जाके अपनी 1 यूनिट कंप्लीट होगी। तो मेरे हिसाब से अपने यहाँ तक कर लेते हैं, बाकी अपने मोनेरा जगत को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो ये सारा जितना भी आपको करवाया है ये बुक से आप प्लीज़ रीड कर लेना और इस चीज़ को, इस टेबल को आपको पक्का ही याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। थैंक यू सो मच।